आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, कराएंगे आपको आलमी खबरों से बाखबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग 12 जून को मिलेंगे सिंगापुर में। ट्रंप ने किया ट्वीट, वहीं शुमाली कोरिया से रिहाई पाने वाले 3 अफराद पहुंचे अमेरिका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने पर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की दी धमकी। कहा, ईरान के साथ नए समझौते के लिए यूरोपियन इत्तेहादियों से करेंगे बात। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ी कशीदगी। रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने शाम पर किए फिजाई हमले। 8 ईरानी शहरी समेत कम अज कम 23 जंगजू हलाक। मलेशिया में 61 साल बाद अपोजिशन इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में दर्ज की जीत। 92 साल के महातिर मोहम्मद बने दुनिया के सबसे उम्रदराज वजीर आजम। और अफ्रीकी मुल्क केन्या में डैम टूटने से बड़े पैमाने पर तबाही। कम अज कम 32 अफराद हलाक, कई लापता। बारिश और सैलाब से आम जिंदगी मफलूज। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने पर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के साथ नए समझौते के लिए अपने यूरोपियन इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के एक दिन बाद ईरान को फिर धमकी दी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार तश्कील देना शुरू करता है तो उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। I don't think they should do that. I would advise Iran not to start their nuclear program. I would advise them very strongly. If they do, there will be very severe consequence. अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ किया गया जौहरी मुआहदा अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी। अब वक्त आ गया है कि ईरान के खिलाफ मजीद इक्तिसादी पाबंदी आयद की जाए और उसे समझौते की आड़ में दी गई रियायत खत्म की जाए। We have terminated a terrible, terrible deal that should have never, ever been made. And we will be putting on among the strongest sanctions that we've ever put on a country. And they're going into effect very shortly. They're mostly constituted and drawn already. And we'll just have to see what happens. But we can't allow a deal to hurt the world. That's a deal to hurt the world. That's not a deal for the United States. अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ नए समझौते के लिए अपने यूरोपियन इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो समझौते की नई शराइत माने, अपने ब्लास्टिक मिसाइल तजर्बात और शाम यमन में मुदाखलत बंद करने से मुताल्लिक मुज़ाकरात पर तैयार हो। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब जौहरी मुआहदे में शामिल 5 ममालिक फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, रूस और चीन इस समझौते को बचाने के लिए ईरान से मुज़ाकरात करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और उधर सऊदी अरब ने यह कहा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाता है तो फिर वो भी न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने एक अमेरिकी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ईरान जौहरी सलाहियत हासिल करता है तो सऊदी अरब भी इस सलाहियत के हुसूल के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के एक रोज बाद सऊदी वजीर खारजा ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। आदिल अल जबीर ने इल्जाम लगाया कि ईरान शाम और यमन में बागियों को मिसाइल और हथियार सप्लाई कर रहा है। इसका इस्तेमाल हूसी सऊदी अरब के खिलाफ कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों और खित्ते में मुदाखलत की वजह से पहले ही दोनों ममालिक के दरमियान सख्त कशीदगी पाई जा रही है। और इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट माफ कीजिएगा अखलाक उस्मानी साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अखलाक साहब, बहुत इस्तकबाल आपका सी सलाम पर। जी शुक्रिया सर। ईरानी जौहरी समझौता तोड़ने के बाद ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ तेहरान से बातचीत की बात भी कह रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या अमेरिका का ये दांव उल्टा पड़ गया है?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब पूरे दुनिया में ये मशहूर हो चुका है कि वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और 2 कदम पीछे लेते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि जब वो अपने बयान से फिरे हों। नॉर्थ कोरिया के साथ जब अमेरिका की कशीदगी चल रही थी तो आपको याद होगा कि करीब 5 ऐसे बयान थे जिससे अमेरिकी सदर को वापस कदम खींचने पड़े थे जी। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह यरूशलेम जब मुंतकिल होने वाली का ऐलान किया था ट्रंप ने कि यरूशलेम में उनका सफारत खाना मुंतकिल हो जाएगा, तब भी उन्होंने अपनी बात को वापस लिया था। ये बात ठीक है कि फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुंतकिल होगा। तो ईरान पे उनका जो बयान है उसको लेकर हम बिल्कुल भी हमें बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात आप जरूर समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है अमेरिका को इस पूरे सिस्टम से बाहर तो होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो उन्होंने इलेक्शन में इसका वादा किया था और दूसरा वो अपने सारे फैसले यहूदी लॉबी के मुताबिक ले रहे हैं। अमेरिका की जो पूरी इक्तिसादियात है, उसकी जो पूरी इकनॉमी है, वो ज्यादातर यहूदी कॉरपोरेट लोगों के हाथों में है और वो मिडिल ईस्ट में इसराइल को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के एजेंडे पे वो काम करते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी वैसे भी यहूदी कॉरपोरेट कंपनियों और फर्मों के चंदे पे चलती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप अपना फैसला बदलेंगे, इसको टाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर क्या ट्रंप इस पूरे मामले में अकेले नहीं पड़ गए हैं? यूरोपियन ममालिक का उन पर दबाव है। अगर बाकी 5 आलमी ताकतें इस समझौते को बरकरार रखती हैं तो मगरबी एशिया का जियोपॉलिटिक्स बदलेगा कैसे? देखिए, कल खालिद साहब मैं आपके साथ ही डिस्कशन कर रहा था और मैंने ये कहा था कि अगर इस डील से अमेरिका के बाहर निकलने का सबसे बड़ा नुकसान किसी को है तो खुद अमेरिका को है जी। और यही वजह भी है कि जो उसके यूरोप के हमसर हैं जो उससे नाराज हो रहे हैं, उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो होने वाले नुकसान को कम करना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये दूं कि जो एयरबस है, जो यूरोप के कई मुल्क मिल के फ्रांस में बनाते हैं, जिसके बहुत सारे हवाई जहाज उसके कल पूर्जी ईरान को एक्सपोर्ट होने थे और उन्होंने उस पर बहुत पैसे लगा दिए, अब वो ईरान को सप्लाई नहीं कर पाएंगे अमेरिकी सैंक्शन की वजह से। ऐसी हजारों मिसालें हैं जिससे यूरोप की बड़ी बड़ी फर्मों को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है एक अमेरिका की इस सनक में। इसलिए यूरोप का ट्रंप का से नाराज होना लाजमी है और फ्रांस के प्रेसिडेंट हों या फिर जर्मनी की चांसलर हों, वो ट्रंप के इस अंदेशे के बाद उन्हें मनाने के लिए इसीलिए अमेरिका गए भी थे। तो जाहिर सी बात है कि यूरोप अमेरिका से लाजमी तौर पर इस पूरे मुद्दे पर नाराज होगा और साथ ही साथ ईरान से उन्हें जो मुनाफा मिल सकता था 2 तरफा ताल्लुकात में, जिसमें बार बार जो जिक्र करता हूँ वो ये कि ईरान अकेला ऐसा मुल्क है जो तेल के बदले चीजें लेने के लिए तैयार है, बार्टर डील पे काम कर सकता है, तो यूरोप को बेशक काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम इस सब के बीच सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ये कह रहा है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाए और तो वो भी न्यूक्लियर बम बनवाएगा, और इसके मायने अगर हम देखें तो क्या निकलते? क्या सऊदी ऐसा कर सकता है? मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मुझे ये चुटकुले से ज्यादा, लतीफे से ज्यादा कुछ नहीं लगता। सऊदी अरब के जो नौजवान हैं वो बताएं कि उन्होंने कहाँ उनकी गिनती कहाँ होती है दुनिया में, कहीं साइंस में उनकी गिनती नहीं है। वो पूरे सिस्टम में अमेरिका के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बताएं कि आईटी सेक्टर में उनके बच्चे कहाँ हैं। वो बताएं कि कीमियाई गिरी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कहाँ हैं सऊदी के बच्चे, ईरान के बच्चे मिल जाएंगे आपको पूरी दुनिया में। ये एक लतीफे से ज्यादा कुछ नहीं है, एक चुटकुला था। अगर सऊदी अरब को जौहरी हथियार बनाने हैं तो जौहरी हथियार बनाने की जो सलाहियत है सऊदी अरब की नस्लों में वो उसको नहीं पैदा किया गया है। उधर दूसरी तरफ आप ईरान में देखें तो खुमैनी ने जो इस्लामी रिवॉल्यूशन पैदा किया उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया 2 अल्फाज पे, एक रिवॉल्यूशन और एक एजुकेशन। आज उसी का नतीजा है कि इतने साल के सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान ने अपने ड्रोन्स डेवलप किए हैं, मिसाइलें डेवलप की हैं, अपने जौहरी ताकत, मैं हथियार नहीं कहूंगा क्योंकि हथियार अभी प्रूव नहीं है, जौहरी ताकत को डेवलप किया है। सऊदी अरब ने क्या किया है सिवाय तेल निकाल के बेचने के और अय्याशी करने के? उसकी पूरी नस्ल खाली है। मुझे ये लतीफे से ज्यादा कुछ नहीं लगता कि उनका फॉरेन मिनिस्टर लोगों को धमकी दे रहा है कि ठीक है सर, वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बात किसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक साहब।
बढ़ते आगे, अमेरिका के वॉकआउट के बाद ईरान न्यूक्लियर डील का मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। चाहे जो भी बातें हों, लेकिन ये मुस्तकबिल खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान ने मुहतात रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिकी पाबंदी के बावजूद तेहरान के साथ तिजारती रिश्ते जारी रखेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान का हमेशा यही रुख रहा है कि ईरान जौहरी समझौते का मुद्दा मुज़ाकरात और डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को लेकर के उठे सवालों को सुलझाने के लिए सभी फरीकों को मिलकर बात करनी चाहिए। बता दें कि साल 2015 में जब ईरान डील पर दस्तखत हुए थे, उस वक्त भारत सबसे ज्यादा राहत पाने वाले मुल्कों में से एक था। All parties should engage constructively to address and resolve the issues that have arisen out of JCPOA, and we have always supported a peaceful resolution of issues through dialogue and diplomacy. You have to appreciate that it's too early, you see. I think it's too early in the day. We are closely monitoring the developments. We are assessing the implications which this might have on our interests. और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के बीच मुलाकात 12 जून को सिंगापुर में होगी। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने ट्वीट करके दी है और ट्रंप ने कहा कि किम से उनकी तारीखी मुलाकात आलमी अमन के एक अहम दिन होगी। और वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया में हुए विंटर ओलंपिक के बाद अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच कशीदगी कम होती देखी जा रही है। और अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच आला सतही बातचीत से पहले बुध को अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो प्योंगयांग पहुंचे थे। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ही मुलाकात की हतमी तारीख और जगह तय की है। ट्रंप किम की मुतवज्जे मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सियासी माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक की सरगर्मियों को देखकर ऐसा लगता है कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क कर सकता है। इसके बदले ट्रंप शुमाली कोरिया पर पाबंदी हटाने के साथ साथ मुआशी मदद भी फराहम कर सकते हैं। इधर शुमाली कोरिया से रिहाई पाने वाले 3 अमेरिकी शहरी इन सब के बीच मुल्क वापस पहुंच गए हैं। अपने 3 शहरियों को वॉशिंगटन के नजदीकी एयरबेस में लेने के लिए खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। वाज़ेह है कि नॉर्थ कोरिया ने 2016 में इन तीनों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इनकी रिहाई के लिए वजीर खारजा माइक पोम्पियो बुध को शुमाली कोरिया पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और वो किम जोंग उन के इस फैसले का खैर मकदम करते ये बात कही। वाज़ेह है कि इन तीनों अमेरिकी शहरियों को ट्रंप के मुलाकात से कब्ल रिहा किया गया। बता दें कि अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच मुतवज्जे बातचीत से पहले डिप्लोमेटिक रिश्तों में सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। जराए के मुताबिक अपने पहले ऑफिशियल दौरे पर प्योंगयांग गए अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने शुमाली कोरिया के आला एहलकारों के साथ जून में होने वाली मुमकिना मुज़ाकरात पर तफसील से बातचीत की। बता दें कि काफी दिनों से लगातार इस बातचीत का इंतजार हो रहा है, इस मुलाकात का इंतजार हो रहा है। अब यह तारीख तय हो गई है, 12 जून को मुलाकात तय पाई गई है। अब ये देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ होता है। I really think he wants to do something. I think he did this because I really think he wants to do something and bring that country into the real world. I really believe that, John, and I think that we're going to have a success. I think this will be a very big success. और इस पूरी सूरत हाल पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट लखनलाल मेहरोत्रा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। लखनलाल जी, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, मुझे याद किया। जी सर, आखिरकार जगह और तारीख तय हो गई। ट्रंप किम 12 जून को सिंगापुर में मिलने वाले हैं। आपको इस मुलाकात से कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं? मैं तो सोचता हूं कि इतना अच्छा कदम पिछले 5 साल में तो कभी लिया गया ही नहीं शांति के पक्ष में। और मैं ये सोचता हूं कि
अभी तक किम ने जो भी उनके सामने उन्होंने शर्तें रखी थी ट्रंप ने, अभी तक तो उन्होंने उनका पूरा पालन किया है। उन्होंने अमेरिकी बंदियों को भी छोड़ दिया, न्यूक्लियर टेस्ट अपने बंद कर दिए, मिसाइल टेस्ट बंद कर दिए, और किम और मून मीटिंग हो गई जो कि ट्रंप बहुत जबरदस्त चाहते थे। उसमें जैसा कुछ भी ट्रंप उसकी जो कुछ भी उपज उसके आगे की आने की चाहते थे वो भी हो गई। किम ने कोई रास्ते में कोई अड़चन नहीं डाली। तो मैं ये समझता हूँ कि किम इस वक्त अपने को बिल्कुल संभाल के रखे हुए हैं और उनको अब ये बिल्कुल अंदाज हो गया है कि जब तक अमेरिका के साथ में उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो उन्हें अपने दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये एक इतना बड़ा देश तो है नहीं कि जो अपना सारा खर्चा सैनिक शक्ति बनाने में ही लगा दे और फिर भी ऊपर से अपने लोगों को आबाद कर पाए। और वहाँ के लोग काफी दुखी हैं। साउथ कोरिया के लोग उनके मुकाबले में बड़े सुखी हैं और वो सारी दुनिया में जा सकते हैं, ये लोग कहीं नहीं जा सकते। तो बड़ा अच्छा मौका है उनके लिए अपने देश में भी शांति करने के लिए, सारे उस क्षेत्र में पूर्वी एशिया में शांति रखने के लिए, तो और अपने लिए आगे विकास का मार्ग ढूंढने के लिए। जी, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं सर आपको। लेकिन सर इस मुलाकात से पहले कई तरह की खुफिया मीटिंग्स का भी दौर चल रहा है, हम ये देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने बातचीत से पहले अमेरिका के 3 बंदियों को भी छोड़ दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई खुफिया बातचीत है? नहीं, ये लोग जो थे ये किस काम के लिए गए थे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से एक व्यापारी थे, दूसरे एक प्रोफेसर थे, रिसर्च स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे। तो ऐसे लोगों को पकड़ के रखना, एक बिल्कुल मंगोलिया के बॉर्डर पे थे, तो उनकी दुकान थी वहाँ। तो अब वो वहाँ क्या कर रहे थे इसका तो देखिए मुझे अंदाज नहीं है। काफी लोग ये कहते हैं कि वो खुफिया काम के लिए गए थे और इसीलिए उनको किम ने अरेस्ट किया, और लेकिन उनकी हालत खराब थी। उन्होंने पिछले 2 साल से बाहर सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। तो ये हालात से वो निकल के गए हैं। तो अमेरिका के लिए बड़ा खुशी का मौका है और वो उम्मीद लगाए हैं कि अब किम रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जो पुरानी तवारीख को देख के ये उनके मन में ये पूरा विश्वास नहीं होता कि किम जो कुछ भी कह रहे हैं उसको कर डालेंगे। वहाँ पहले भी ये घटनाएं हुई हैं और उसमें दिक्कतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजर भी रखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने चाहिए और क्या कुछ होता है, इसके पॉजिटिव क्या नतीजे निकलते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। सर आप हमारे साथ जुड़े और ये बातचीत किसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर इसराइल ने शाम में ईरान के मुतादिद फौजी ठिकाने को निशाना बनाया। जी हां, इसराइली फौज के एक तर्जुमान के मुताबिक ऐसा गोलान पहाड़ियों में मौजूद इसराइली चौकियों पर ईरानी रॉकेट हमलों के जवाब में किया गया। जराये के मुताबिक इसराइल ने रॉकेट फायर किए जाने वाले मकामात और खुफिया अड्डों को निशाना बनाया। हमले में शाम का रडार सिस्टम भी तबाह हो गया। शाम की न्यूज एजेंसी ने कहा है कि दमिश्क के मजाफाती इलाके पर हुए इसराइली हवाई हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। इसमें असद के हिमायती जंगजू और 8 ईरानी शहरी शामिल हैं। बता दें कि यह मामला इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रूस दौरे के बीच हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को ईरान से अपने बचाव का पूरा हक है। इधर यमन के सादा में सऊदी अरब इत्तेहादी अफवाज के फिजाई हमले में 6 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक इस हमले में एक ही खानदान के 4 लोग मारे गए। अरब इत्तेहादी अफवाज ने यह हमला हौसी बागियों के जरिए रियाद पर दागे गए मिसाइल के एक दिन बाद किया। वाज़ेह है कि यमन का राजधानी सना पर कंट्रोल रखने वाले हौसी बागियों ने हालिया दिनों में सऊदी पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके जवाब में अरब इत्तेहादी अफवाज भी हौसी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि यमन में 2015 से खाना जंगी चल रही है। इसके नतीजे में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मलेशिया में 61 साल में पहली बार अपोजिशन इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में जीत दर्ज की है। 92 साल के महातिर मोहम्मद दुनिया के सबसे उम्रदराज वजीर आजम बन गए हैं और इसके बाद वहां पर एक नए बदलाव की उम्मीद लग रही है। मलेशिया में अपोजिशन लीडर महातिर मोहम्मद की क़यादत वाली नेशनल फ्रंट इत्तेहाद ने इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल की है। आम इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद ने करीब 6 दहाइयों से मलेशिया के इख्तिदार पर काबिज बारिसन नेशनल पार्टी के इत्तेहाद को शिकस्त दी है। 222 रुकनी पार्लियामेंट में नेशनल फ्रंट इत्तेहाद ने 113 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बारिसन नेशनल पार्टी को सिर्फ 79 सीटें हासिल हुई हैं। अपोजिशन की जीत पर महातिर मोहम्मद ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मुल्क में बदउनवानी खत्म करके कानून का राज कायम करना चाहते हैं। Today I want to emphasize that this party, Pakatan Harapan, has already won a clear majority, and therefore we are entitled to form the government. The rule of law will be fully implemented, and if the law says that Najib has done something wrong, then he will have to face the consequence. वहीं हार के बाद मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक ने कहा कि उन्हें अवाम का फैसला कबूल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट में नेशनल फ्रंट जमहूरी नजरियात की इज्जत करेगी। I accept the verdict of the people dan Parti Barisan Nasional adalah committed kepada menghormati prinsip-prinsip demokrasi berparlimen. वाज़ेह है कि मलेशियाई इंतखाबात में महंगाई और बदउनवानी बड़ा इशू था, जिसने 92 साल के महातिर मोहम्मद को इख्तिदार तक पहुंचाया। बता दें कि महातिर पहले भी 22 साल तक यानी 1981 से 2003 तक मलेशिया के पीएम रह चुके हैं। तब वो बारिसन नेशनल पार्टी में ही थे। हालांकि बाद में वो खुद ही पार्टी से अलग हो गए थे। ओहदा संभालने के साथ ही वो दुनिया के सबसे उम्रदराज वजीर आजम बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर इराक में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए 12 मई को वोट डाले जाने वाले हैं और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सिक्योरिटी अफाज और इलेक्शन ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस एहलकार ने वोट दिए। इंतखाबात को लेकर के लोगों में काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है, लेकिन खाना जंगी से उबर रहे इराक में इस बार लोग अलग अलग फिरकों में बटे नजर आ रहे हैं। कबायली ग्रुप का बोलबाला नजर आ रहा है। उधर इंतखाबात में बदउनवानी के मामले भी सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट के एक सरकर्दा रुकन ने इल्जाम आयद किया है कि बाज सियासी जमातें और उम्मीदवार शहरियों से पैसे के एवज में वोट खरीद रहे हैं। वहीं इराक के मजहबी और समाजी लीडरों ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे सियासी लीडरों को चुने जिनकी शबीह साफ सुथरी हो। इधर अफ्रीकी मुल्क केनिया से खबर, जहां पर गुज़िश्ता रात एक डैम टूट गया और इससे बड़े पैमाने पर तबाही के खदशात हैं। केनिया हुकूमत ने इस पूरे वाक़े में कम से कम 32 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाब की वजह से यह डैम टूट गया। मुतासरा डैम दारुल हुकूमत नैरोबी से 190 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ है। हुक्काम के मुताबिक डैम के पानी से होने वाली तबाही के इब्तदाई जख्मी गलाए जा रहे हैं और केनिया रेड क्रॉस के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। केनिया में इस वक्त शदीद बारिश और सैलाब की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। सैलाब की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और खुद की मौत के लिए ऑस्ट्रेलिया से स्विट्जरलैंड पहुंचे 104 साल के साइंटिस्ट डेविड गुडऑल को बासेल के एक क्लिनिक में जहरीले ड्रग्स दे दिए गए। बता दें कि यूथनेशिया यानी कि खुद की मौत की हिमायत करने वाली स्विट्जरलैंड की तंजीम एग्जिट इंटरनेशनल ने आज उनकी मौत की जानकारी दी। स्टेटमेंट के मुताबिक गुडऑल ने गाना सुनते हुए मौत को गले लगाया। गाने के बोल थे ओड टू जॉय। बता दें कि
ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के रहने वाले डेविड गुडऑल बॉटनी और इकोलॉजी के जाने माने साइंसदान थे। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। मौत से पहले गुडऑल ने अमेरिकी टीवी चैनल ABC को बताया कि उनके जैसे बूढ़े शख्स के पास सभी शहरी हुकूक होने चाहिए, इसमें यूथनेशिया भी शामिल होनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।